हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 फरवरी 2025 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। और ये दोनों जो समाचार हैं वो अलग अलग मुद्दों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाय से जुड़ा हुआ है। और एक तो असम में चाय बागानों से या चाय जनजातियों से जुड़ा हुआ झूमुर कार्यक्रम, जो अब तक का विश्व का सबसे बड़ा झूमुर कार्यक्रम जो है किया गया है गुवाहाटी में, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहे हैं, तो उसको समझेंगे। दूसरा है कि परसों जो है चीन के राजदूत ने एक टी एंड हॉर्स रोड जो है बताया है, जो कहीं न कहीं तिब्बत के होते हुए चीन और भारत या भारतीय महाद्वीप के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को बताता है। तो दोनों कहीं न कहीं चाय से जुड़े हुए हैं। आइए ज़रा सा देखते हैं, फिर इन्हीं पर आधारित 5 प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुवाहाटी के एक स्टेडियम की है, जहाँ पे 8000 से ज़्यादा नर्तक नर्तकियाँ यानी लोग जो है झूमुर जो है नृत्य का या झूमरियों नृत्य का जो है वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। यह नृत्य जो है वैसे तो असमिया संस्कृति का हिस्सा है, असम का है, असमिया के रहने वाले जो है चाय जनजाति का हिस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं ये असमिया संस्कृति द्वारा जो है लिया गया, उधार लिया गया ये सांस्कृतिक है, जो कि चाय स्टेट में पिछले 200 सालों से आने वाले जो है, जो विभिन्न अपने क्षेत्रों से आने वाले लोग अपनी संस्कृति को लेकर आए हैं, उसका अद्भुत संगम जो है इसमें मिलता है। और ये नृत्य जो है प्रदर्शित किया गया था, वो चाय, असम में चाय के लगने के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया गया था। तो आइए ज़रा सा देखते हैं क्या कहता है ये कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इतिहास में अब तक के सबसे बड़े झूमुर या जिसे झुमायर या झूमेर भी लिखा जाता है कार्यक्रम देखा। और ये असम के चाय उद्योग के 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर झुमायर बिन्नांदिनी 2025 के नाम से गुवाहाटी के सरसुजाई स्टेडियम में 8600 नर्तक प्रस्तुत किया गया था। यानी 8600 लोगों द्वारा ये किया गया है, जो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जो है झूमुर जो है नृत्य प्रदर्शन कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार असम की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा उन्होंने ये भी बताया कि उनके सरकार द्वारा असम की असमिया लैंग्वेज को शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और चूंकि अब चाय से मिला हुआ, चाय के बागानों से जुड़े हुए लोगों का ये कार्यक्रम था, और प्रधानमंत्री खुद भी अपने को चाय वाला कहते हैं, तो वो कहते हैं कि चाय वालों की पीड़ा और चाय वालों की समस्या मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। आप लोग चाय उगाते हो, चाय बनाते तैयार करते हो, और मैंने चाय बेचकर ही अपने जीवन की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं ये उनका कनेक्ट करने का लोगों का अंदाज होता है। आगे देखते हैं कि असम का चाय बागान समुदाय या चाय जनजाति क्या होती है। जिन लोगों द्वारा ये नृत्य का प्रदर्शन किया गया है उन्हें चाय कम्युनिटी या चाय जनजाति भी कहा जाता है असम में, और ये असम के कुछ ज़िलों में रहते हैं। देखिए, ये जनजाति या ये जो लोग हैं, ये एक्चुअल में इसमें जनजाति भी है और भी लोग हैं, ये असम के बाहर के लोग हैं। असम के बाहर मध्य भारत से यानी झारखंड, जैसे छोटा नागपुर, पठार, पश्चिम बंगाल, बिहार, वहाँ से ये लोग आए हुए थे। जब अंग्रेज़ों ने असम में चाय की खेती की तो चाय बागानों में सस्ते श्रम को लेकर वहाँ से इन लोगों ने लाया है और वो बस गए हैं। आज असमी संस्कृति का वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखा जाए तो ये इनके द्वारा जो है चाय जनजाति चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके वंशजों के बहुसांस्कृतिक और बहुजाति समुदाय से है। इसमें एक संस्कृति एक समुदाय के लोग नहीं हैं, लेकिन वो कई जगह से आए हैं। जैसे देखिए, ये मध्य भारत ज़्यादातर वर्तमान में झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और पश्चिम बंगाल से आए थे और 19वीं सदी में असम में बस गए थे और अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए जा रहे चाय बागानों में ये कार्य कर सके, इसलिए यहाँ पे बसे थे। इस प्रवास के दौरान इन्हें अक्सर मजबूरी में इन्हें लाया जाता था। जब ऐसा नहीं होता था, यानी जब वे स्वेच्छा से भी आते थे, तो ये अत्यधिक शोषणकारी परिस्थितियों में ये होता था। ये प्रवासी केवल चाय बागानों में बहुत कम वेतन पे बहुत बेहद खराब परिस्थितियों में काम करते थे और यहाँ से जाने के लिए भी ये स्वतंत्र नहीं रहते थे। इस दौरान कई इनको यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी, तबीयत, स्वास्थ्य, बहुत सारी समस्याओं के कारण ये यहाँ पे जेल के भी ये यहाँ पे रहते थे। आज वर्तमान में इन भले लिखा है चाय जनजाति, लेकिन इन्हें जो है
इन्हें जो है असम में ओबीसी का या अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा है और ये लंबे समय से एसटी का दर्जा मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से अनेक जैसे जनजाति हैं, जैसे मुंडा संथाल है, वो अपने अपने मूल क्षेत्रों में उनको जनजाति का दर्जा है, लेकिन यहाँ पे वो ओबीसी के रूप में दर्ज है। और ये असम में देखा जाए तो चाय बागानों वाले जो जिले हैं उनमें ये बड़ी संख्या में रहते हैं, जैसे ऊपरी असम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, चाइरादेव, गोलाघाट, लखीमपुर, सोनितपुर, उदलगुरी, बराक घाटी के कछार और करीमगंज आदि जिलों में ये बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ये असम के उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के दर्जे में है, जबकि इसमें से कई सारे ऐसे जो है समुदाय के लोग हैं जो कि अपने मूल स्थान में जनजाति के रूप में हैं। तो भले ये चाय समुदाय या चाय जनजाति कहा जाता है, इनके द्वारा ही झूमरू नृत्य जो है झूमुर नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन ये एक होमोजीनियस या एक समरूप जो है समुदाय नहीं है। ये कई सारे जगहों से जो आए हुए थे चाय के खेती, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि एक ऐसा सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय है जो कि आर्थिक पहलू से, चाय के पहलू से जुड़ा हुआ है, जो कि पिछले 200 सालों से जो है वहाँ पे हो रहा, उसी का ये देखा गया था। ठीक है, असम का झूमुर नृत्य क्या है, तो देखिए ये चाय बागान के जो समुदाय के लोग हैं ये अपने मूल जगह से असम में सांस्कृतिक प्रथाओं का एक विविध संग्रह लेकर आए थे। जब कोई समाज जाता है निश्चित रूप से तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर जाता है। तो इन लोगों द्वारा जो अपनी संस्कृति लेकर आई है बाहर से, यानी देखा जाए तो असम संस्कृति के लिए जो झूमुर नृत्य है ये असम संस्कृति का उधार लिया हुआ है, यानी असम संस्कृति ने इसे उधार लिया है। कहाँ से? जहाँ के ये लोग मूल रूप से आए हुए थे, और इसलिए ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और ये झूमुर सदान जनजाति भाषा समूह का लोक नृत्य है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति का जो है, जहाँ छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ से, वहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं। और ये असम में चाय बागान श्रमिकों द्वारा मनाए जाने वाला चाय बागान उत्सवों या त्योहारों के एक केंद्रीय स्थान रखता है, जिसमें टूसू पूजा और करम पूजा जो करते हैं उसी के दौरान जो है इसके द्वारा कराया जाता है और इनको हम किया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो ये नृत्य है यह एक तरह से तो जो समुदाय के लोग हैं ये अपने इस नृत्य के जरिए वो अपने पुराने मूल के भी गुण को, मूल से भी जुड़े रहते हैं, और साथ ही साथ उनके पूर्वजों ने जिस समुदाय, जिस स्थान पे, जिस संस्कृति में वो आके पल बस गए, उसका भी फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। इस नृत्य में प्रमुख भूमिका जो है महिलाएं ही होती हैं, वही मुख्य नर्तक और गायिकाएं होती हैं, जबकि पुरुष जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मादल, ढोल या ड्रम, झांझ, बांसुरी, शहनाई आदि बजाते हैं। और ये झूमुर नृत्य में जो पहनावा होता है वो समुदाय से समुदाय में भिन्न होता है। यही नहीं कि एक तरह से अलग अलग समुदाय, चूंकि चाय बागान के चाय समुदाय या चाय जनजातियां अलग अलग जगहों से आई हुई हैं, तो उनके अनुसार उनका पहनावा भी भिन्न भिन्न होता है। हालांकि लाल और सफ़ेद साड़ियाँ महिलाओं के बीच काफ़ी फेमस है, और इनके द्वारा जो है नागपुरी, खोरठा और कुरमाली में दोहे गाते हुए सटीक पैरों के साथ समन्वित पैटर्न में नृत्य किया जाता है। और कहीं न कहीं ये जो नृत्य होता है वह, अगर देखा जाए कि इस झूमर नृत्य का या झूमुर नृत्य का असमिया संस्कृति में योगदान, तो असम में झूमुर नृत्य का विकास असमिया से काफ़ी हद तक उधार लेने का हुआ, यानी असम में ये बाहर से आया हुआ है। असम की संस्कृति, असम की संस्कृति का आज हिस्सा है, लेकिन ये असम के बाहर से आया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं पारंपरिक सामाजिक सामंजस्य के साधन के रूप में भी काम करता है। ये टकराव नहीं लाता, ये सामंजस्य लाता है। और खासकर चाय बागान समुदायों के विस्थापन के इतिहास को भी देखते हुए कि कैसे वो अपने जगह से विस्थापित कर दिए गए थे, तो वो उसको भी याद करते हैं, और जहाँ पे रह रहे उसके साथ भी अपने आप को समायोजित कर रहे हैं। यानी न केवल उनकी सांस्कृतिक और पहचान के पहलुओं को बनाए रखने में ये मदद करता है, बल्कि उनके पूर्वजों ने जिस दुनिया में खुद को पाया उससे समझने में भी ये मदद करता है। तो ये एक तरह से ये वो आप कह सकते हो कि सांस्कृतिक तरह का जो है ये नृत्य होता है, और ये असम के संस्कृति का हिस्सा होते हुए भी असम के बाहर से लिया गया है। और ये परस्पर सांस्कृतिक और सामाजिक सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है ये झूमुर नृत्य जो है पेश करता है, जिसको ऐतिहासिक दृष्टि पर अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड स्तर पे जो है 8600 से ज़्यादा नर्तक नर्तकियों द्वारा वो प्रदर्शन किया गया था असम में। असम में चाय बागानों के 200 वर्षों या चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने पर। अब एक और जो है
चाय से ही जुड़ी घटना। ये दोनों जो है समाचार जो है इंडियन एक्सप्रेस में है, एक्सप्लेनेशन के रूप में है, तो उनके लिए आभार है। देखिए, तिब्बत के माध्यम से भारत को चीन से जोड़ने वाला टी हॉर्स रोड, चाय और घोड़ों का मार्ग। देखिए, ये इस तरह के बट्ठलों में ये सब लोग लेके और पहाड़ों पर यात्रा करते थे। ये तिब्बती लोग हैं, चीनी भी हैं इसमें ज़्यादातर। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि हाल फिलहाल में 23 फरवरी को, परसों जो है, चीन के जो भारत में राजदूत हैं उनके द्वारा एक एक्स पे, या जो पुराना ट्विटर है, उस पर एक पोस्ट किया गया था टी हॉर्स रोड को लेकर, और बताया गया था कि ये कैसे तिब्बत के माध्यम से चीन और भारत के जुड़ाव को दर्शाता है। इसके जरिए कहीं ना कहीं चीन के लियाजांग प्रांत या यूनान प्रांत से जो चाय है वो तिब्बत और लासा के होते हुए जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, बांग्लादेश या भारत होते हुए, और फिर कलकत्ता से तो फिर आगे निकल जाता था, व्यापार करने के लिए होता था। और काफ़ी समय से चल रहा है, कई सदियों से चल रहा है, और द्वितीय विश्व युद्ध तक खूब पनपा बनपा। लेकिन बाद में जब वहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आता है, यानी माओ सेतुंग आते हैं, तो ये व्यवस्था समाप्त हो जाती है, और अब तो ये एक चीनी सरकार जो है इसे एक पर्यटन के रूप में करती है। देखिए, ये जो टी हॉर्स रोड है ये उतना चर्चित नहीं है, क्योंकि ये भारत और भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को तिब्बत से जोड़ने वाला था। एक और रूट है, सिल्क रूट है, वो चीन और यूरोप को जोड़ता है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, और चीन इसको भी कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए उभारना चाहती है। इसी के लिए शायद उसके द्वारा जो है, उसके राजदूत द्वारा ये पोस्ट भी किया है। तो चलिए देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। जैसे कि अभी हमने बताया कि भारत में चीन के राजदूत हैं जू फीहोंग। इन्होंने 23 फरवरी को एक पोस्ट लिखा और कहा कि ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड जो है 2000 किलोमीटर से अधिक लंबा था और तिब्बत के माध्यम से चीन को भारत से जोड़ता था। चीन के राजदूत ने कहा कि प्राचीन टी हॉर्स रोड इतिहास की लंबी नदी के दौरान चीन और भारत के बीच आदान प्रदान और बातचीत का गवाह है। यह सिल्क रोड जितना प्रसिद्ध नहीं है जो चीन और यूरोप को जोड़ता है, लेकिन टी हॉर्स सदियों से एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग था। अब आप सोचेंगे कि ये चीन के राजदूत को ऐसा क्यों आया? ठीक है, वो तो चलो ऐतिहासिक पहलू है, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो जो भारत के अक्टूबर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो रूस के कजान में एससीओ के जो है साइड लाइन में जो बातचीत हुई थी, एससीओ नहीं सॉरी ब्रिक्स के साइड लाइन पे जो बातचीत हुई थी, वहाँ के बाद से चीन भारत के साथ संबंधों को और बेहतर बनाना चाह रहा है। उसके लिए वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे बड़ा जोर दे रहा है। अभी चाहे हमारे विदेश सचिव गए हों या एनएसए गए हों विदेश सचिवालय में, तो उसने साफ साफ कहा कि वो कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय लोगों में चीन के प्रति जो है गुस्सा है या एंगर है उसको कम करने की कोशिश किया जाए, ताकि भारत चीन के संबंधों को वो बहाल किया जा सके। संभवतः ये भी उसी तरह का एक एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे लिए तो मेहनत कर दिया कि पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी देख लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड क्या है? तो देखिए, ये चीन का ये यूनान इसको बोलते हैं, यूनान प्रांत है। ये लिजियांग है, अभी ये यूनेस्को स्थल के रूप में हो गया है, और ये इधर से होते हुए आता था और इधर चीन का चेंगडू से भी होते हुए आता था, और फिर ये तिब्बत के लासा होते हुए भारत में आता था, और यहाँ से फिर इधर भी चला जाता था, ढाका भी चल जाता था, नेपाल भी चला जा सकता था। यानी ये देखने में एक है, लेकिन ये इधर कई सारा फैला हुआ था। और बेसिकली यूनान से तिब्बत के तरफ सामान का आवागमन होता था, जिसमें खास तौर से चाय महत्वपूर्ण भूमिका था। और यही चीज़ें इधर तक आकर भारतीय यहाँ से फिर हिंद महासागर के रास्ते जो है बंगाल की खाड़ी से आगे चला जाता था, और यहाँ से घोड़े आदि भी इधर जाते थे। प्रमुख रूप से यही था, यानी जो भारत महाद्वीप में होता था वो इधर जाता था, वो इधर आता था। और ये आंतरिक व्यापार के लिए भी तिब्बत और चीन के लिए भी ये प्रयोग किया जाता था। पैदल ही रास्ता था, उसमें ज़्यादातर कुली लोग ही रहते थे, जैसे पीठ में भी फोटो देखे थे, वो उसको लेकर आते जाते थे। तो देखिए, टी हॉर्स रोड किसी एक मार्ग को नहीं बल्कि कई शाखाओं वाले रास्तों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो दक्षिण पश्चिमी चीन से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में समाप्त होता है। यानी ये पूरा ये चक्कर लगा के यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके दो मुख्य मार्ग यूनान प्रांत के दाली और लिजियांग जैसे शहरों से होकर गुजरती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में लासा पहुंचती हैं, जहां से वर्तमान भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ये विभाजित हो जाती हैं।
तो ये इसका रास्ता है। इसमें अगर देखा जाए तो इस मार्ग का यात्रा करना खतरनाक था, क्योंकि ये कठिन इलाकों से गुजरती थी, कई सारे जो है 1000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ही था। इसकी उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि टी हॉर्स रोड की उत्पत्ति चीन में तांग राजवंश जो 618 ईस्वी से 907 ईस्वी के बीच में हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध भिक्षु यिनजिंग द्वारा जो 635 से 713 के बीच है, उनका लेख जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ से चीनी मतलब चीन का नहीं, सुगर इसलिए लिख दिया हूँ, सुगर, कपड़ा, चावल के नूडल जैसे उत्पादों का उल्लेख है जो दक्षिण पश्चिमी चीन से तिब्बत में और भारत में ले जाया जाता था, जबकि घोड़े, चमड़ा, तिब्बती सोना, केसर और अन्य औषधि जड़ी बूटियाँ चीन को जाती थी। तो ये दोनों व्यापार इस तरह से यहाँ पे होता था। महत्व के बारे में, हाँ, समय के साथ साथ व्यापार केवल चाय और घोड़ों पर केंद्रित हो गया, यानी उधर से चाय जाता था, इधर से घोड़े जाते थे। हालांकि इसमें व्यापारी अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए भी इस मार्ग का प्रयोग करते थे, और जरूरी नहीं कि वह हर बार दक्षिण एशिया तक जाए, वह आंतरिक व्यापार के लिए भी उसका प्रयोग हो जाता था। यहाँ से तिब्बत तक चला जाता था, तिब्बत से उधर चला जाता था, तो ये काम इसमें होता रहता था। टी हॉर्स रोड क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्योंकि इसके कारण जो है, जो तिब्बती लोग थे, जो चरवाहा जिंदगी जीते थे, खानाबदोश, उनके लिए जो है चाय की मांग उनके लिए भी प्रमुख था। कुछ लोग तो कहते थे कि जो किंवदंतियाँ हैं या कहानियाँ हैं, उसमें यह था कि तिब्बत के राजा से जब वहाँ की यूनान प्रांत की रानी का विवाह हुआ तो वो अपने साथ दहेज में लेकर आई थी। लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक उसके द्वारा जो है ये लेख है कि तिब्बती राजघराने और खानाबदोशों के अच्छे कारणों से चाय को अपनाया, क्योंकि तिब्बत में ज़्यादातर ठंड मौसम रहता था और ठंड में जो है सब चीज़ जमा ही रहता था। तो ऐसे में उनके द्वारा अगर याक का दूध मिल जाए या बकरी का दूध मिल जाए, साथ ही में थोड़ा सा जौ की बियर मिल जाती थी, या इसको चाय के साथ वो उसमें थोड़ा सा घी डाल देते थे और थोड़ा नमक डाल के, आज भी है तिब्बत और चाइनीज़ जहाँ कल्चर है, तिब्बतीन कल्चर जहाँ पे है वहाँ पे वो चीज़ें मिलती है। भारत में भी आप चले जाओ लद्दाख में या जहाँ पे है, तो वहाँ पे वो नमकीन चाय वो पीते थे, जिससे उनको एक तरह से थोड़ा बहुत उनको भोजन वाला भी काम उनका हो जाता था। तो ये उस चीज़ें थी। साथ ही साथ घोड़ों की ज़रूरत भी, जब सेना भी बढ़ी चीन में तो घोड़ों की भी ज़रूरत बढ़ी, और चीन में तो घोड़ा था नहीं, तो वो मध्य मैदानों से घोड़े पैदा हुए। इसका अर्थ है कि उन्होंने पड़ोसी तिब्बत और यूनान से आयात करना यहाँ पे शुरू किया था। टी हॉर्स रोड का पतन क्यों हुआ? पतन के पहले 1912 में जब किंग राजवंश का समय समाप्त हो गया था, तब भी हॉर्स टी रोड का महत्व बना रहा, क्योंकि घरेलू अशांति और विदेशी आक्रमणों में दक्षिण पश्चिमी चीन में व्यापार प्रणालियों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि जब तटीय क्षेत्र पे जापान का कब्जा हो गया तो उधर से तो व्यापार नहीं हो सकता था, तो ये जो सड़क है इसके माध्यम से आराम से व्यापार यहाँ पे होता था। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें चलती रही, और इसमें चीन के साथ विश्व बाजार के साथ अधिक संपर्क भी हुआ, क्योंकि यूनान के चाय उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस मार्ग में चीन के अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में भी आपूर्ति परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि 1949 में पीपुल रिपब्लिक की स्थापना के साथ ही टी हॉर्स रोड में धीरे धीरे गिरावट आ गई, क्योंकि सड़कें भी पक्की हो गई, आधुनिक निर्माण कार्य भी हो गया, तो चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। उधर जापान वाली भी समस्या समाप्त हो गई थी। और साथ ही साथ जो कूली थे, जो 100-150 किलोग्राम का वजन ले जाके ढोते थे, जब माओ आया तो उन्होंने ज़्यादातर भूमि सुधार कर दिया, तो वो सब अपना भूमि आदि कृषक हो गए और उनको अपना खेती आदि भी करने लगे। तो ये श्रम साध्य कार्य कौन करेगा, तो ये बंद हो गया। लेकिन ऐतिहासिक मार्ग पर पर्यटन को चीन अभी भी बढ़ावा दे रहा है, और 1957 में जो लिजियांग प्रांत है यूनान का, जहाँ से ये शुरू होता था, वो यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। तो देखा जाए तो ये चाय से जुड़ा हुआ, चाय पे चर्चा के रूप में दो टॉपिक है, एक टी हॉर्स रोड और एक झुमरू नृत्य। ठीक है, दोनों अलग अलग संदर्भों में है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चाय से ही जुड़ा हुआ है। चलिए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, चर्चा में रहे असम के चाय जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके वंशजों के बहुसांस्कृतिक बहुजाति समुदाय है। बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में असम में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। नहीं, ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसमें से ज़्यादातर अपने मूल जगह पे, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में, उन्हें जनजाति का दर्जा है, लेकिन असम में इन चाय जनजाति भले लिखा है, लेकिन इन्हें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में दर्जा मिला है। इसलिए इसका आंसर एक होगा, ए होगा, केवल एक। ठीक है। दूसरा है,
असम के झूमुर नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, यानी एक से ज्यादा कथन सही होगा। ये चाय जनजातियों द्वारा अपने मूल स्थानों से लाया गया सांस्कृतिक पहलू है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यह सदान जनजाति समूह का लोक नृत्य है जो मूल रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र के हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। इस नृत्य में पहनावा समुदाय से समुदाय में भिन्न होता है। तो ये तीनों चीज सही है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे झूमुर नृत्य के असमिया संस्कृति में योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम में झूमुर नृत्य का विकास असमिया से काफी हद तक दूरी बनाने के लिए हुआ था, यानी उससे अलग नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो ये असमिया संस्कृति के साथ जुड़ाव है और असमिया संस्कृति ने बाहर के लोगों से उधार लिया था, तो दूरी नहीं बल्कि निकटता करने के लिए हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, झूमुर नृत्य से न केवल चाय जनजातियों की संस्कृति और पहचान के पहलुओं को बनाए रखने में मदद की, बल्कि उनके पूर्वजों ने जिस दुनिया में खुद को पाया उससे भी समझने में मदद की। बिल्कुल ये दोनों फ्यूजन और बहुसांस्कृतिक पहलू और एक उत्कृष्ट उदाहरण है तो सांस्कृतिक समायोजन का, इसलिए पहला तो गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहा टी हॉर्स रोड निम्नलिखित किन दो देशों के मध्य जुड़ा ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था? तुर्की और ईरान के मध्य, भारत और चीन के मध्य था। अभी पढ़े ही हैं, वैसे थाईलैंड और चीन और भारत और पाकिस्तान नहीं, तो ये भारत और चीन के मध्य था ये, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे टी हॉर्स रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कई शाखाओं वाले रास्तों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता था जो दक्षिण पश्चिमी चीन में शुरू होता था और भारतीय उपमहाद्वीप में समाप्त होता था, बिल्कुल ठीक है। लियांग से होते हुए कोलकाता तक आता था, तो और भी उसके पहले कई सारी शाखाएं इसमें थी। इस मार्ग के निर्माण का मुख्य कारण तिब्बती खाना बदोशों के बीच चाय की मांग थी। हाँ, शुरुआत इसी के कारण हुआ था, फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।